वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। जब नेड एक छोटे जीव के वेश में सावधानी से देख रहा था कि क्या हो रहा था, 3 महिलाएं इमारत में दाखिल हुईं, जिन्होंने मिला और मिलेना का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें चुप करा दिया। ये महिलाएं एक क्षण भी रुके बिना आत्मविश्वास के साथ कैमरे की ओर बढ़ीं, जहां मिलेना थी। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वे रुक गए और कोठरी में मौजूद 3 युवकों को ध्यान से देखने लगे और आखिरकार उन्होंने अपनी नजरें खुद मिलेना पर घुमाईं। क्या ये वही है? बीच में खड़ी महिला ने पूछा। हाँ, ये वही है, दाईं ओर की महिला ने उत्तर दिया। केंद्र में मौजूद महिला ने टिप्पणी की, प्रभावशाली नहीं। मिलेना इन असामान्य महिलाओं को चिंता से देख रही थी और वो यकीन से कह सकती थी कि बीच वाली महिला ही यहाँ की बागडोर संभाल रही है। उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी और उसके शरीर पर रहस्यमयी शिलालेखों की संख्या बाकी दोनों पर अंकित शिलालेखों से कहीं ज्यादा थी। जल्द ही कई और औरतें इमारत में दाखिल हुईं और एक-एक करके कोठरियों के दरवाजे खोलने लगीं, बेहोश पड़े आदमियों की हालत जांचने लगीं। उसके बाद वे कुछ करने लगीं और देर तक उनके सिर छूती रहीं। जब उन्होंने उस कोठरी में, जहां मिलेना थी, 3 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी जांच की, तो वे वहां आए और वहां पहले से मौजूद 3 महिलाओं की पूजा की। इशारा मिलते ही उन्होंने वो कोठरी खोली जहां मिलेना बैठी थी और अंदर जाकर उन तीनों लड़कों की जांच की। फिर उन्होंने उनके दिमाग में ऐसे फेरबदल करना शुरू कर दिया मानो उनकी यादें पढ़ रहे हों। जल्द ही उन्होंने जांच पूरी कर ली और उनमें से एक भौहें चढ़ाए आया और बीच में खड़ी महिला से कुछ फुसफुसाया। हथकड़ी की सील के कारण मिलेना ठीक से सुन नहीं सकी कि महिला क्या कह रही है। बीच में बैठी महिला पहले तो आश्चर्यचकित हुई, फिर वो खिलखिलाकर मुस्कुराई। कितना दिलचस्प है, औरत बोली। उसकी याददाश्त पढ़ने की कोशिश मत करो। जब हम उसे अपनी दुनिया में वापस लाएंगे तो उसकी छोटी सी तरकीब भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। जैसा कि मिलेना को संदेह था, उसने महिला की बातों से समझ लिया कि इन अजीब हेरफेरों की मदद से वे यादें पढ़ सकते हैं। बीच में खड़ी एक महिला ने कहा, सबको बता दो कि इन मर्दों को छूने की इजाज़त किसी को नहीं है। ये सुनकर बाईं ओर और दाईं ओर खड़ी महिलाओं के चेहरे थोड़े बिगड़ गए। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? बीच में बैठी महिला ने दृढ़ता से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। समझ गया, सबने उत्तर दिया। तुम्हारी पिछली हरकत के कारण हमारे ज्यादातर उत्पाद बहुत खराब हालत में हैं। इस वजह से हमें कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें क्वींस काउंसिल के दावे भी शामिल हैं, जो इस बात से नाखुश थे कि उन्होंने जो उत्पाद खरीदा था उसका इस्तेमाल पहले ही हो चुका है। रानी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया है कि जो कोई भी अवज्ञा करेगा और नीलामी में आने से पहले सामान को खराब करने की हिम्मत करेगा, उसे मार डाला जाएगा। ये सुनकर सभी सिहर गए थे और नई पकड़ी गई मछली का आनंद लेने के विचार तुरंत गायब हो गए। इन औरतों की बातचीत सुनकर मिलेना को डर के मारे एहसास हुआ कि उनके सामने ये लोग नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के प्राणी थे। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ एक सामान्य वस्तु जैसा व्यवहार किया, खासकर पुरुषों ने। मिलेना को ये भी एहसास हुआ कि ये जीव लंबे समय से उनकी दुनिया में है और ये उनका पहला शिकार नहीं है। जब महिलाओं ने मिलेना को कांपते देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। महिलाओं का क्या? बाईं ओर बैठी महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। सबकी जांच करो। अगर वे अभी भी शुद्ध हैं तो उन्हें अनुष्ठान के लिए छोड़ दो और लेखन के साथ उनकी अनुकूलता की जांच करो, और जो पहले ही अपनी शुद्धता खो चुके हैं उनके लिए तुम्हें पता है क्या करना है? बीच में बैठी महिला ने उत्तर दिया। मुझे उम्मीद है कि इन कुछ महिलाओं में कुछ अशुद्ध भी होंगी, ताकि हम कम से कम उनका आनंद ले सकें, दाईं ओर की महिला ने कहा। और ये सुनकर बाकी लोगों ने उत्साह से सिर हिला दिया। मिलेना इन शब्दों को सुनकर कांप उठी। उसे ये कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनका क्या मतलब है। वे प्रार्थना करने लगी कि कोई आए और उन्हें बचा ले। जिन लोगों ने पहले पुरुषों की स्थिति की जांच की थी और उनकी स्मृतियों को पढ़ा था, आदेश मिलने के बाद वे महिलाओं का अध्ययन करने लगे। और इस बार मिलेना पहली थी। जब इन रहस्यमयी महिलाओं में से एक उसके पास आई तो वे बुरी तरह कांप उठी, लेकिन मिलेना ने लाख कोशिश की, लेकिन इसका प्रतिरोध व्यर्थ रहा। जैसे ही उस महिला ने उसे छुआ, उसने तुरंत आत्मा की शक्ति जैसी एक शक्ति का प्रयोग करके मिलेना को जड़वत कर दिया। ये शक्ति लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई और जल्द ही उसके पूरे शरीर को अपने वश में कर लिया। कुछ भी अछूता नहीं रहा। जैसे ही बल उसके सिर तक पहुंचा, मिलेना के विचार भ्रमित होने लगे और उसने महसूस किया
किया कि उन्होंने उसकी याददाश्त को खंगालना शुरू कर दिया है। जांच पूरी करने के बाद जांच करने वाली महिला ने मिलेना को छोड़ दिया और उसके शरीर से अपनी शक्ति वापस ले ली। मिलेना को तुरंत होश नहीं आया, उसके विचार मानो धुंध में थे, लेकिन वो महिलाओं की बातचीत के कुछ अंश सुनने में कामयाब रही। इस बार तो कमाल ही हो गया, बाईं ओर खड़ी महिला ने कहा। उसने कांपती हुई मिलेना की ओर देखा और आगे बोली, किसने सोचा था कि हम तथाकथित ऑलियंस परिवार की उत्तराधिकारी और मॉर्गन परिवार के वंशज को इस दुनिया से पकड़ पाएंगे। उन तीनों ने अपना ध्यान अरसलान पर केंद्रित कर लिया। वे न केवल मॉर्गन परिवार का वंशज हैं, बल्कि वे फेडरेशन के 10 नायकों में से एक भी हैं। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, क्वींस गिल्ड की नेता आयरीन के साथ उसके घनिष्ठ संबंध है। ये अफसोस की बात है कि हम अभी उसकी स्मृतियां नहीं पढ़ पाए, अन्यथा हम उनका उपयोग उनके संबंधों को समझने और शायद आयरीन को पकड़कर उनका लाभ उठाने के लिए कर सकते थे। बाईं ओर की महिला ने कहा, ये अफसोस की बात है कि हमें इस प्राणी के एक सेवक की मौत के कारण इस शिकारगाह को जल्दी से छोड़ना पड़ रहा है, वरना हमें और भी बेहतरीन सामान मिल सकता था। दाईं ओर की महिला ने अफसोस के साथ कहा। पोर्टल कब तैयार होगा? पूछा गया महिला के बीच में। 1 घंटे से भी कम समय में। तब तक जानवरों को नियंत्रित करने और शहर पर हमला करने के लिए जानवरों की लहर बनाने के लिए भेजा गया समूह उनके निशान मिटाने के लिए पहले ही वापस लौट जाना चाहिए। बाईं ओर की महिला ने उत्तर दिया। आज रात इस शहर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, दाईं ओर की महिला ने कहा। इस समय तक मिलेना को होश आ गया था और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या सुना है तो वो डर के मारे स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस पूरे समय रुम्बस शहर पर हमला करने वाले जानवरों की लहर और वहां देखी गई असामान्यता इन जीवों का काम था, ना कि कोई प्राकृतिक आपदा जैसा कि बहुत लोगों ने सोचा था। इन्हीं असामान्यताओं के कारण वे और बाकी जागृत लोग इस नगर में इनके कारणों का पता लगाने और इसकी रक्षा करने आए थे, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि वे स्वयं इन जीवों के जाल में फंसकर शिकार बन गए थे। हो, तो सभी जागृत लोग फंस नहीं गए हैं? ईदान ने ऊंचाई से सेना को अगली लहर से लड़ते हुए देखते हुए कहा। इस बार कांस्य श्रेणी के जानवरों के बीच रजत श्रेणी के जानवर छिपे हुए थे। उनके अचानक प्रकट होने से सेना के लिए पहले ही समस्याएं पैदा हो चुकी थीं। हालांकि ईदान को आश्चर्य हुआ जब स्थिति गंभीर हो गई तो अज्ञात जागृत प्राणी सामने आ गए। वे ज्यादा नहीं थे। ईदान जहां था वहां से उसने उनमें से कम 5 को देखा। उनके व्यवहार से उनकी गोपनीयता और पहचाने जाने की अनिच्छा का पता चल रहा था। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर मुखौटे थे। रजत श्रेणी के जानवरों से निपटने के बाद वे तुरंत गायब हो गए। ये कौन है? ईदान ने सोचा। लेकिन जब उसने उनकी गतिविधियों और सिल्वर रैंक वाले जानवरों को उनके विनाश को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनमें से कम 2 गोल्डन रैंक वाले थे, जबकि बाकी सिर्फ सिल्वर रैंक वाले थे। सेना को कांस्य श्रेणी के राक्षसों से लड़ते हुए और फिर अज्ञात जागृत लोगों को रजत श्रेणी के जानवरों को मारते हुए देखकर ईदान को थोड़ा गुस्सा आया। जानवर की हर मौत के साथ ईदान ने मोटे तौर पर हिसाब लगाया कि वो कितने सिस्टम पॉइंट खो रहा है। हालांकि अपनी चिड़चिड़ाहट के बावजूद वो अपनी जगह पर डटा रहा, ये समझते हुए कि सबसे मुश्किल चीज़ अभी बाकी है। उसका काम न केवल सिस्टम का काम पूरा करना था, बल्कि उसे पूरा करने के बाद अरबेल की मदद भी करना था, और इसके लिए उसे अपनी ताकत बनाए रखनी थी और थकना नहीं था। इसीलिए उसने जितना हो सके उन्हें बचाने की कोशिश करने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि जानवरों की लहरें खेलों की तरह बारी बारी से क्यों आती हैं, एक साथ क्यों नहीं? उसने खुद से पूछा। निषिद्ध क्षेत्र में अपने अनुभव को याद करते हुए ईदान को शक होने लगा कि ये सब जानबूझकर किया गया था। उसे याद है कि जेमिनिया ने अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए जानवरों की लहरें भेजी थीं। ईदान ने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि जिम्मेदार लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन क्यों? हालांकि उन जागृत लोगों को याद करते हुए ईदान को समझ आना शुरू हो गया कि उन लोगों को क्या प्रेरित करता है जो इस सब के पीछे हैं। निको! एक जोरदार चीख सुनाई दी और जागे हुए लोगों में से एक, जिसे ईदान ने ऊंचाई से देखा था, कॉल उठाने का समय भी नहीं निकाल पाया क्योंकि कॉल करने वाला उस पर चिल्लाने लगा। इस चीख से निको नाम का वो लड़का अपना स्मार्टफोन एक तरफ रख गया। मैंने तुम्हें इस मामले में दखल देने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि शहर छोड़ दो। फ़ोन करने वाला गुस्से से भर गया। निको ने तुरंत फ़ोन का जवाब नहीं दिया। वो शांति से शहर की सीमा पर पास की एक इमारत की छत से देख रहा था, जहां सेना कांस्य जानवरों के अवशेषों से निपट रही थी। चारों तरफ मशीन गनों और धमाकों का शोर था। निको! फ़ोन करने वाले ने गुर्राते हुए कहा, जिसे एहसास हो गया था कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। तभी निको के पीछे एक एक करके बाकी जागृत प्राणी प्रकट हो गए।
ईदान ने 5 जागृत प्राणियों के बारे में बात करते हुए हिसाब लगाने में थोड़ी गलती कर दी। निको को मिलाकर उनमें से 6 थे, 3 स्वर्ण श्रेणी के और 3 रजत श्रेणी के। जब निको ने अपने दोस्तों को देखा तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने बस कॉल काट दी और दोबारा फ़ोन आने का इंतज़ार किए बिना अपना स्मार्टफोन बंद कर दिया। बाकी 5 ने भी उसकी हरकतें देखकर अपने स्मार्टफोन निकाल लिए। उन्हें समझ आ गया कि अगर निको ने फ़ोन नहीं उठाया तो कॉल करने वाला उन्हें भी कॉल कर सकता है, इसीलिए उन्होंने भी अपने स्मार्टफोन बंद कर दिए। निको ने अपने साथियों की ओर देखते हुए बस अपना सिर हिलाया, लेकिन मुखौटे के पीछे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। दूसरी आपदा से पहले वे बस अजनबी थे, साधारण लोग जो इस शहर में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी आपदा के बाद सब कुछ बदल गया। पहले जागृत लोग केवल जागृति सीरम की शुरुआत के बाद ही बनते थे, लेकिन दूसरी आपदा के बाद प्राकृतिक जागृत लोग दिखाई देने लगे। कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि ये प्राकृतिक जागृति कैसे हुई। अब तक ऐसा कोई भी स्थिरांक खोजना संभव नहीं हो सका है जो इस प्रक्रिया की व्याख्या कर सके। वे सभी 6 लोग सामान्य लोग थे, लेकिन दूसरी आपदा के बाद भाग्य ने उन्हें एक अप्रत्याशित उपहार दिया। वे प्राकृतिक रूप से जागृत हो गए। निको और 2 अन्य दूसरी आपदा के तुरंत बाद जाग गए थे। इसी समय अन्य 3 रजत रैंक धारक भी कुछ देर बाद जागे थे, लेकिन अभी भी निको और उसके साथियों की बराबरी करने लायक स्वर्ण रैंक तक नहीं पहुंच पाए थे। वे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जागृत होने के बाद वे एक संगठन में शामिल हो गए जो जागृत संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। वहां उनकी मुलाकात हुई और पहले वे सिर्फ परिचित थे, फिर कठिनाइयों को पार करते हुए और जुनूनिया से होते हुए वे घनिष्ठ मित्र बन गए। निको उनका अनौपचारिक नेता था और वे सभी 5 लोग उसका अनुसरण करते थे। उनका सामंजस्य मुख्य रूप से इस तथ्य में निहित था कि संगठन के नेता के विपरीत उनके पास एक साधारण प्रणाली थी, न कि कोई दुर्लभ सिस्टम। उनका प्रिय सपना एक दुर्लभ सिस्टम का मेजबान बनना था, जो तीसरी विपत्ति पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें मिलने वाला अवसर था। उनकी अपनी प्रणालियों ने उन्हें पहले ही यह जानकारी दे दी है कि पारंपरिक सिस्टम्स के सभी होस्ट्स को बिना किसी अपवाद के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। हालांकि उनके सिस्टम्स ने यह नहीं बताया कि इसके लिए वास्तव में क्या आवश्यकता थी। उनके पूर्वानुमानों के अनुसार पारंपरिक सिस्टम्स और उसके आगे सभी होस्ट्स को एक ही समय पर इसके बारे में पता चलेगा। किसी को भी दूसरों से पहले मौका पाने का लाभ और अवसर नहीं मिलेगा। सभी को समान शुरुआत और समान अवसर मिलेंगे। वे सभी 6 लोग चुपचाप अगली लहर के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि जागृत लोगों का एक और समूह आ रहा है। बचाव के लिए आने वाले वे अकेले नहीं थे। निको ने नए लोगों को तुरंत पहचान लिया। ये जागृत संघ के जागृत लोगों का एक समूह था। उनका नेतृत्व एक लंबे काले बालों वाली युवा लड़की कर रही थी जो संघ की वर्दी पहने हुए थी। वे सभी 6 लोग इस लड़की से अच्छी तरह परिचित थे क्योंकि वे एक स्थानीय हस्ती थी। उसके बगल में 4 अन्य जागृत लोग थे जो उसकी तरह संघ की ही वर्दी पहने हुए थे। जैसा कि निको जानता था, इस लड़की के पास जागृत स्वर्ण पद की शक्ति थी। हालांकि उसे और उसके साथियों को बाकी जागृत लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन लड़की के नेतृत्व को देखते हुए उन्हें शक होने लगा कि शायद बाकी 4 भी सिर्फ रजत पद की ही होंगे। निको के समूह की निगाहों को देखकर लड़की ने बिना कुछ कहे उसे सिर हिला दिया और उसने भी सिर हिला दिया। सबका एक ही उद्देश्य था, शहर को जानवरों की लहर के आक्रमण से बचाना, जब उसकी रक्षा करने वाली मुख्य सेनाएं गायब हो जाएंगी। कुछ ही मिनटों में क्षितिज पर जानवरों की एक नई अधिक शक्तिशाली लहर प्रकट हुई। कांस्य श्रेणी के जानवरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही रजत श्रेणी के जानवरों की संख्या में भी। लेकिन जिस चीज ने ईदान और अन्य जागृत लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा था, वो थी 3 स्वर्ण श्रेणी के जानवरों की उपस्थिति। पिछली लहरों ने मुख्य रूप से शहर के 3 किनारों के मध्य भाग यानी चौथे किनारे पर हमला किया था। हालांकि अब शहर की रक्षा के अन्य 2 किनारे, तीसरे और 5वें किनारे भी खतरे में हैं और उनमें से प्रत्येक में एक स्वर्ण रैंक वाला जानवर था। निको और उसका समूह मध्य भाग की ओर बढ़ा, जहां सबसे ज्यादा जानवर थे। उसी समय एसोसिएशन की लड़की के नेतृत्व वाले समूह ने अपनी लड़ाई के लिए 5वें नंबर की तरफ चुना। इस प्रकार पक्ष 3 को जागृत लोगों के समर्थन के बिना छोड़ दिया गया। कांस्य श्रेणी के ये जानवर सेना के लिए कोई गंभीर खतरा नहीं थे। स्वचालित राइफल से सिर या शरीर के किसी अन्य महत्वपूर्ण हिस्से पर एक सटीक निशाना लगाकर ऐसे जानवर को आसानी से मारा जा सकता था। हालांकि अराजक परिस्थितियों में सभी सैनिक गतिशील लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा पाते थे, इसलिए कांस्य श्रेणी के जानवर को मारने के लिए औसतन 3 से 5 सीधे वार करने पड़ते थे। सिल्वर रैंक वाले जानवर पहले से ही एक बड़ा खतरा थे। कांस्य रैंक वाले जानवरों के विपरीत वे तेज और फुर्तीले थे
और उनकी खाल ज्यादा मोटी थी। एक भी सिल्वर रैंक वाले जानवर को मारने के लिए कई सीधे वार करने पड़ते थे। मशीन गन जैसे बड़े कैलिबर वाले हथियार पहले से ही उनके खिलाफ ज्यादा प्रभावी थे, लेकिन मुख्य समस्या उन्हें मारना ही था। आपदा से पहले भी जानवर आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और तेज थे। आपदा और विकास के बाद भी जानवर अपने ही स्तर के इंसानों से ज्यादा ताकतवर थे। ये देखकर ईदान ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि खुद को थोड़ा तैयार करने का फैसला किया। वो किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहने के लिए शहर के तीसरे छोर के करीब चला गया। जब जागृत प्राणी मध्य और दाहिनी ओर प्रकट हुए तो स्वर्ण श्रेणी के जानवर, जो लहर के अंत में टिके हुए थे, आक्रमण में शामिल हो गए तथा उन्होंने अपना पूरा ध्यान केवल जागृत प्राणियों पर केंद्रित कर दिया। जागृत लोग आगे आए और जब सेना ने ये देखा तो उन्होंने उन पर निशाना साधने की कोशिश की ताकि उन्हें चोट ना लगे। बिना किसी अपवाद के सभी समझ गए कि जागृत लोग ही जीत की कुंजी हैं और कोई भी उनकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उनका अपना जीवन उनके जीवन और क्षमताओं पर निर्भर था। सेना को एहसास हुआ कि जागृत लोगों के बिना एक मजबूत स्वर्ण श्रेणी का जानवर उन सभी को नष्ट कर सकता है। ईदान अपनी ओर से केवल निको के समूह की गतिविधियों पर ही नजर रख सकता था, और वो भी पूरी तरह से नहीं। साथ ही वो स्वर्ण श्रेणी के जानवर पर भी नजर रख रहा था, जिसने उसके आश्चर्य के लिए अभी तक तीसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, जहां कोई जागृत प्राणी नहीं थे। इससे ईदान का संदेह और पुष्ट हो गया कि ये सभी जानवर सिर्फ चारा थे, और जो भी इसके पीछे था वो शहर के रक्षकों की प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहा था। निको के समूह के विपरीत ईदान को पता था कि जानवरों की ये लहर सामान्य लहरों से अलग थी, जिन्हें प्राकृतिक आपदा माना जाता था। इन लहरों के पीछे एक तीसरी ताकत थी जो शहर को तबाह करना चाहती थी। ईदान ने स्वयं को उनके स्थान पर रखकर ये कल्पना करने का प्रयास किया कि संभावित शत्रु क्या कदम उठाएगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं अपने सारे मोहरे एक साथ नहीं भेजता, भले ही मैंने शहर की मुख्य सेना को हटा दिया हो। ईदान ने बुड़बुड़ाया। हमेशा एक संभावना रहती है कि कोई अप्रत्याशित तत्व प्रकट हो जाए जो योजनाओं में बाधा डाल सकता है। बोलते हुए ईदान ने निको के समूह और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों पर एक नज़र डाली और अपनी उपस्थिति को भी नहीं भूला। ये सभी ताकतें, जिसमें वो खुद भी शामिल था, पहले से ही सबसे अप्रत्याशित तत्व माने जा सकते थे जो दुश्मन की योजनाओं में बाधा डाल सकते थे। चारा भेजने और इन तत्वों की खोज करने के बाद मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य बलों को आकर्षित करने से पहले जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा, ईदान ने सोचा, अपनी निगाहें वापस वन श्रेणी के जानवर पर घुमाते हुए जो अभी तक नहीं हिला था। दुश्मन इंतजार कर रहा है। जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि अब और कोई ताकत नहीं बची, तो वे आगे बढ़ेंगे और बचे हुए जागृत लोगों को खत्म कर देंगे, ईदान ने निष्कर्ष निकाला। अरे ईदान ईदान ईदान, तुम फिर इतना क्यों सोच रहे हो? उसने सिर हिलाते हुए खुद से पूछा। दुश्मन की योजना की मोटे तौर पर कल्पना करते हुए ईदान ने अंततः युद्ध में शामिल होने का फैसला किया और स्वर्ण श्रेणी के जानवर द्वारा सेना पर हमला करने की प्रतीक्षा किए बिना दुश्मन को लुभाने का प्रयास किया। हालांकि ईदान को इस बात की परवाह नहीं थी कि सेना बची है या नहीं, लेकिन सिस्टम का काम पूरा करने के लिए उन्हें जिंदा रखना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद था। ऐसा करने पर वे साधारण कांस्य श्रेणी के जानवरों और कुछ रजत श्रेणी के जानवरों से निपट सकते थे, जबकि वो स्वर्ण श्रेणी के जानवरों को खत्म करने में व्यस्त था। ठीक है, मेरे सिस्टम पॉइंट्स, मैं आ रहा हूं, ईदान ने कहा और एक कदम बढ़ाते हुए इमारत की छत से कूद गया। अभी भी ऊंचाइयों के डर से छुटकारा नहीं मिला था। उसके लिए एक जागृत स्वर्णिम रैंक के रूप में इतनी ऊंचाई से गिरना कोई जानलेवा खतरा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा प्राणी बनने के बाद भी ईदान अपने डर पर काबू नहीं पा सका। काफी ऊंचाई से गिरने पर उसने धूल का एक छोटा सा बादल उड़ा दिया, और हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी उसके पैरों में थोड़ी चोट लग गई। पता चला कि इतनी ऊंचाई से गिरना भी दर्दनाक हो सकता है, उसने सोचा, और एड्रेनलिन के बढ़ने से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब उसने अपने अनुभव से देखा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत नहीं हो सकती, लेकिन उसने एहसास किया कि इससे दर्द कम नहीं होता। युद्ध के शोर में उसका गिरना किसी के ध्यान में नहीं आया। जब ईदान तीसरी ओर बढ़ रहा था तो निको का समूह युद्ध में शामिल हो गया। निको और उसका स्वर्ण रैंक वाला साथी स्वर्ण रैंक वाले जानवर से तामना सामना कर रहे थे, जबकि अन्य उन जानवरों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो स्वर्ण रैंक के जानवर के साथ उनकी लड़ाई में बाधा डाल सकते थे।
साधारण प्रणाली के स्वामी होने के नाते वे सभी जुनूनिया की दुनिया के लोगों की तरह प्रवीणता के मार्ग पर चलते थे। उनके पास अपनी कोई वंशावली या जादुई क्षमताएं नहीं थी। उनकी प्रणाली एक साधारण दुर्लभता होने के कारण उन्हें केवल इसी मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता और सहयोग देती थी। उन सभी ने तलवार को अपना मुख्य हथियार चुना और तलवार के रास्ते पर चल पड़े, जबकि उनके समूह की 2 लड़कियों ने धनुष चुना और धनुष के रास्ते पर चल पड़ी। निको तलवार के रास्ते पर चलते हुए सिस्टम की मदद से स्वर्ण पद तक पहुंच गया था और आभा को अनलॉक करने में सक्षम हो गया था। अपने साथी की तरह अब वो भी इसका इस्तेमाल युद्ध में कर सकता था। अब निको और उसका एक साथी जो तलवार के रास्ते पर चल रहे थे, एक स्वर्ण श्रेणी के जानवर से लड़ रहे थे। उनके समूह में एकमात्र लड़की जो स्वर्ण श्रेणी तक पहुंची थी और तीरंदाज थी, सिल्वर रैंक के जानवरों से लड़ाई में अन्य 3 प्रतिभागियों की मदद कर रही थी। उनके समूह ने मिलकर अच्छा काम किया और उनमें से प्रत्येक को अपनी क्षमताओं का पहले से ही पता था। चारों प्रतिभागियों ने अपना काम बखूबी किया। इधर आओ निको, भेड़िए पर वार करते हुए उसने चिल्लाया। हालांकि उसकी तलवार भेड़िए के रोएं को बड़ी मुश्किल से छू पाई थी, लेकिन इसे भेड़िए का ध्यान भटक गया। कॉमरेड निको ने मौके का फायदा उठाया और जानवर की कमजोरी का लाभ उठाकर उसकी पिछली जांग पर वार किया तो उसे गहरा घाव लग गया। इससे भेड़िया थोड़ा धीमा पड़ गया और घायल होते ही भेड़िया तुरंत हमलावर की ओर मुड़ा और तेज पंजों से वार करने की कोशिश की। हालांकि कॉमरेड निको इसके लिए पहले से ही तैयार थे और चाल चलन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चतुराई से हमले को चकमा दे दिया और निको ने इस अवसर का लाभ उठाया, अपनी तलवार में आभा भरी और पीछे से वार करके भेड़िए के दूसरे पैर पर वार किया। आह! भेड़िया चिल्लाया और उसे एक नया घाव लगा। हर नई चोट के साथ भेड़िया धीमा पड़ता गया और उसकी क्षमता कम होती गई। इसका फायदा उठाकर निको और उसका दोस्त युद्ध में बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। अंत में निको ने आभायुक्त तलवार के सटीक प्रहार से भेड़िए का सिर कलम कर दिया और भेड़िया नीचे गिर गया। जब भेड़िए का सिर जमीन पर लुढ़कता और कीचड़ भरी बर्फ पर ताज़ा खून छिड़का तो निको ने राहत की सांस ली और उसके साथी ने भी, जिसने लड़ाई में उसकी मदद की थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हालांकि उनके चेहरों पर मुखौटे थे, फिर भी उन्हें यकीन था कि उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। समूह के 4 अन्य सदस्यों ने भी देखा कि उनके नेता और उनके एक साथी ने स्वर्ण श्रेणी वाले जानवर को हरा दिया था और वे प्रेरित हुए तथा उन्होंने रजत श्रेणी वाले जानवरों की संख्या कम करने के लिए और भी अधिक ताकत लगा दी। अपनी सांस संभालने के बाद निको, जो बिल्कुल बीच में नंबर 4 डिफेंस की तरफ था, देख सकता था कि दोनों तरफ क्या हो रहा था। 5वें नंबर की तरफ एसोसिएशन की एक लड़की अकेले ही एक सुनहरे रंग के जानवर, एक बड़े बर्फ सफ़ेद लोमड़ी से लड़ रही थी। उसके समूह के बाकी 4 लोग दूसरे जानवरों को उसकी लड़ाई में दखल देने से रोक रहे थे। लड़की को लड़ते देख निको को थोड़ी ईर्ष्या हुई। आखिरकार तलवार के अलावा, जिसे वो अपना मुख्य हथियार मानती थी, उसके पास जादू भी था। नियमित और दुर्लभ प्रणाली के बीच यही मुख्य अंतर था। साधारण प्रणाली के मेज़बानों के विपरीत दुर्लभ प्रणाली के मेज़बान शुरू से ही महारत के मार्ग के अलावा जादू के मार्ग को भी खोल सकते थे। जादू, निको बुदबुदाया, जिससे उसके दोस्त का ध्यान उसकी ओर गया। दोस्त ने उसकी निगाहें गौर से देखीं, एक लड़की को सुनहरे रंग के जानवर से लड़ते हुए देखा और उसे भी ईर्ष्या हुई। थोड़े समय तक लड़ाई देखने के बाद निको को एहसास हुआ कि लड़की को बढ़त हासिल है और ये केवल समय की बात है कि वो उस जानवर को हरा दे जिससे वो लड़ रही थी। मानवता के लिए सौभाग्य की बात है कि जहां तक वे जानते थे, विकसित जानवरों के पास अन्य दुनिया के जानवरों के विपरीत जादू या तात्विक क्षमताएं नहीं थीं। एसोसिएशन की लड़की ने हमलों से बचने के लिए और जानवर के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दी। कुछ समय बाद जब वो जानवर की चाल और गति पर काबू पा चुकी थी, तब उसने पलटवार करना शुरू किया। दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने अपने जादू का उपयोग करने का निर्णय लिया, जो उसके पास एकमात्र लाभ था। एक दुर्लभ प्रणाली की मेज़बान के रूप में अपनी अनोखी क्षमता के अलावा, जिसने उसे प्रणाली का नाम दिया, वो जादू का उपयोग करने में सबसे अधिक रुचि रखती थी। जब लोमड़ी ने फिर से अपने पंजों से वार करने और फिर अपने तीखे नुकीले दांतों से काटने की कोशिश की, तो लड़की ने एक चालबाजी से उसे चकमा दे दिया। उसी क्षण उसने अपना जादू चलाया और लोमड़ी के पैलों के नीचे से बर्फ के तीखे कांटे निकल आए, जैसे ही वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। इस कमजोरी के कारण लोमड़ी बच नहीं पाई और एक कांटा उसके पेट में चुभ गया।
जानवर को जरा भी मौका दिए बिना लड़की ने बर्फ तत्व के जादू का उपयोग किया और कई बर्फ के भाले बनाए जिन्हें उसने लोमड़ी पर दाग दिया। पेट पर घाव होने के बावजूद लोमड़ी अधिकांश भालों से बचने में सफल रही, लेकिन उनमें से एक भाला उसके बाएं पैर की पिछली जांघ पर लगा, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। ऐसी चोटों के साथ लोमड़ी भेड़िए की तरह लंबे समय तक नहीं टिक सकी और जल्द ही मर गई जब लड़की द्वारा बनाए गए बर्फ के भालों में से एक ने उसकी खोपड़ी को छेद दिया, जिससे उसका मस्तिष्क छिद गया। अगर ईदान निको और लड़की को लड़ते हुए देख रहा होता तो उसे तुरंत पता चल जाता कि उन दोनों को अपने ही स्तर के जानवरों से लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर इन जानवरों की जगह जुनोनिया के जानवर होते, जो न सिर्फ आंकड़ों में उनसे आगे होते बल्कि उनमें तात्विक कौशल भी होता, तो निको और लड़की की उन पर जीत संदिग्ध होती। इससे पहले कि लड़की लोमड़ी को हरावे, निको ने अपना ध्यान रक्षा के दूसरे पक्ष की ओर लगाया, तीसरे पक्ष की ओर, जहां पहले दो के विपरीत कोई जागृत व्यक्ति नहीं थे। सेना ने जानवरों को शहर तक पहुंचने से रोकने के लिए उन पर गोलियों की बौछार की, जो हवा में गूंज रही थी। ईदान की तरह निको को भी ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वर्ण श्रेणी का जानवर अभी भी बिना कोई कार्यवाही किए प्रतीक्षा कर रहा था। ये देखकर निको और उसके साथियों ने इसे सौभाग्य का संकेत माना। अपनी सांस पकड़ने के बाद निको और उसके साथी ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और अपने पैरों पर खड़े होकर तीसरी तरफ भागने ही वाले थे जब उन्होंने अचानक देखा कि स्वर्ण श्रेणी का जानवर, जो अब तक सक्रिय नहीं था, हिलना शुरू हो गया। निको ने सहज ही पलटकर देखा कि लड़की ने अभी अभी अपने दुश्मन को हरा दिया है। यही वो ट्रिगर था जिसने 3 स्वर्ण श्रेणी के जानवरों में से आखिरी जानवर को कार्यवाही के लिए प्रेरित किया। दूरी काफी लंबी थी और निको और उसके बाकी लोगों को तीसरी तरफ तक पहुंचने और बीस्ट को रोकने में काफी समय लग सकता था। जब तक वो बचाव के लिए पहुंचते, तब तक बीस्ट पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर तबाही मचा चुका होता। ये जानते हुए उनमें से हर कोई इस बात के लिए तैयार था कि सेना में हताहत होंगे। तीसरा जानवर एक विकसित हिम तेंदुआ था, जो अब बड़ा और ज्यादा फुर्तीला हो गया था। बिल्ली के परिवार का सदस्य होने के कारण उसमें अविश्वसनीय गति और चपलता थी। वो जानवर गोलियों की बौछार को आसानी से चकमा दे देता और जो गोलियां उसे लगती उनसे उसे सिर्फ मामूली घाव ही लगते, वो अपनी गति को रोक नहीं पाता। तीसरी तरफ के सैनिक ये देखकर भयभीत हो गए कि एक खतरनाक जानवर उनकी ओर तेज गति से आ रहा है। उन्होंने तुरंत उस पर निशाना साधा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे जानवर की तेज रफ्तार का सामना नहीं कर सके और उसके जरूरी अंगों पर वार किया। धिक्कार है, गोली मारो, गोली मारो, सैनिक चिल्लाए, लेकिन उनकी चीखें गोलियों की आवाज में डूब गईं। जब वो लगभग उन्हीं पर था और सेना अपने प्रियजनों को मन ही मन अलविदा कह रही थी, तो वो स्वर्ण श्रेणी का जानवर अचानक रुक गया और एक तरफ कूद गया और बड़ी मुश्किल से उस अर्धचंद्राकार आर्च से बचा जो उसके सामने गिर रही थी, जिसने ठंडी जमीन पर एक गहरा घाव कर दिया। एक क्षण के लिए गोलियों की आवाज रुक गई और सभी का ध्यान उस युवक की ओर गया जो अचानक उनके सामने प्रकट हुआ था। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। सेना को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस आदमी ने मौसम के हिसाब से नहीं बल्कि ऐसे कपड़े पहने थे जिन्हें उन्होंने दूसरी दुनिया से आए किसी साहसिक व्यक्ति की वर्दी समझा था। चूक गया, ईदान ने जीभ चटकाते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि वो उस जानवर को एक ही वार में हरा देगा, लेकिन बदकिस्मती से उसने उस बिल्ली की तरह लगने वाले जानवर की फुर्ती को कम आंक लिया। ये निको और अन्य लोग जो अभी अभी भागे थे युद्ध क्षेत्र के तीसरे छोर पर जो हुआ था, उसे देखकर वहीं जम गए। ये एक आभा आक्रमण है, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। यह उस महारत का शिखर था जो वे एक साधारण प्रणाली के मेजबान के रूप में स्वर्ण पद तक पहुंचकर प्राप्त कर सकते थे। उन तीनों में से जो स्वर्ण पद तक पहुंच चुके थे, अभी तक अपनी आभा में इतनी महारत हासिल नहीं कर पाए थे कि दूर से अटैक कर सके। सभी 6 लोगों की नजरें ईदान की ओर मुड़ गई, उस व्यक्ति ने जिसने अभी अभी वार किया था। अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज करके और सामने खड़े जानवर पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईदान ने इस प्रतिद्वंदी से तेजी से निपटने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन तभी तीनों युद्ध क्षेत्रों में एक अजीब सी शक्ति फैल गई, जिससे सभी लोग अपना सिर पकड़ने लगे। सेना तुरंत बेहोश हो गई, जबकि निको के समूह को अपने दिमाग पर एक जोरदार झटका लगा, जिससे वे घुटनों के बल गिर गए। वे अभी भी होश में थे, लेकिन उनकी हरकतें काफी धीमी हो गई थी। हालांकि उनके समूह की 2 लड़कियों को लड़कों की जितनी चोट नहीं लगी थी, फिर भी इस बल का उन पर कुछ असर हुआ। नर की तरह जानवर भी चोटिल हुआ और वहीं जम गया। हालांकि मानवों के उलट वो जल्द ही ठीक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाता, एक अर्धचंद्राकार आंच उस पर टूट पड़ा, बिना किसी प्रतिरोध के उसे 2 टुकड़ों में काट दिया और उसकी जान ले ली। और ये लो,
ईदान ने उस जानवर पर वार करने के बाद कहा, जिससे उसकी जान चली गई। दूसरों के उलट उस पर इस अजीब ऊर्जा के हमले का जरा भी असर नहीं हुआ। हमला करने के बाद ईदान ने उस जानवर पर ध्यान देना बंद कर दिया, जो अभी आधा कट चुका था। उसने एक खास दिशा में देखा और वहां से एक सुंदर महिला कम कपड़ों में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसकी निगाहें ईदान पर टिकी हुई थी। वो उसे गौर से देख रही थी, अपनी लंबी जीभ से अपने होंठ चाट रही थी। इस खूबसूरत महिला को, जो काफी हल्के कपड़े पहने थी, जिसके शरीर पर रहस्यमयी लेखन था तथा जो अपनी लंबी जीभ से अपने होठों को चाट रही थी, देखकर ईदान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका मन तरह तरह के संभावित शत्रुओं की कल्पना करते हुए इसके लिए तैयार नहीं था। न जाने क्यों वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो अजीब सी शक्ति जिसने सभी पुरुषों को अभिभूत कर दिया और महिलाओं को केवल थोड़ा सा प्रभावित किया, ईदान को एक कमजोर धक्का सा लगा। पहली नज़र में इस शक्ति का उस पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि उसका मन और अंतर्ज्ञान उसे लगातार बता रहे थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अपने सामने खड़ी महिला को देखते हुए ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहचान की आंख को सक्रिय कर दिया। पहचान: नाम %FY9712, जाति वोमा स्किनर, रैंक @accession W%, सिस्टम के अनुसार गोल्डन दबाया हुआ, प्लैटिनो सत्य, यादृच्छिक जानकारी तेज रोशनी के प्रति कमजोरी। जब ईदान ने स्क्रीन पर जानकारी देखी तो उसका गला लगभग अपने ही लार से घुट गया। ये क्या बकवास है सिस्टम, ये क्या हो रहा है? ईदान मन ही मन नाराज होने लगा, साथ ही अपनी सतर्कता भी पूरी तरह बढ़ा दी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके विरोधी किसी अनजान जाति के प्रतिनिधि होंगे। जैसा कि ईदान को उम्मीद थी, सिस्टम आने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। डिंग, एक बाहरी व्यक्ति का पता चला है। डिंग, एक कार्य दिया गया है। सभी बाहरी लोगों का सफाया करो और अपहरित जागृत लोगों को बचाओ। इसे पूरा करने का इनाम परिणामों पर निर्भर करेगा। अस्त्रिक कोको द्वारा बताई गई दिशा में उड़ रही एराबेल रुक गई और सिस्टम से एक समान सूचना विंडो देखकर आश्चर्य से देखने लगी। उसे तुरंत ईदान की चिंता हुई। एराबेल और ईदान अब ये समझने लगे हैं कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम आसमान से कोई काम नहीं दे सकता। सिस्टम द्वारा उन्हें कोई काम दिए जाने से पहले उन्हें किसी चीज़ के बारे में सुनना, उसका सामना करना या सीखना ज़रूरी था। एराबेल कुछ समय से लगातार आगे बढ़ रही थी और उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए उसके लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि ये ईदान ही था जिसने ये कार्य शुरू किया था। एराबेल ने आह भरी और अपने काम पर केंद्रित होने की कोशिश की। उसे ईदान पर पूरा भरोसा था और उसे पूरा विश्वास था कि वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर लेगा। सूचना मिलने पर एराबेल को एहसास हुआ कि उनके विरोधी किसी दूसरी दुनिया के प्राणी थे। हालांकि इस खबर ने उसे चौंका दिया, लेकिन पूरी तरह हैरान नहीं किया। वे खुद जुनोनिया की दुनिया में एक तरह से बाहरी थे, इसलिए उनकी अपनी दुनिया में ऐसे प्राणियों का आना असंभव नहीं लगा। अब एराबेल और भी ज्यादा सतर्क हो गई। उसने कोको की तरफ देखा जो ठंड से कांप रही थी और गेंद की तरह सिकुड़ी हुई थी। एराबेल कुछ नहीं कर सकती थी। उसके वंश की प्रकृति ही ठंडक देती थी और बेचारी लड़की बस उसे स्वीकार कर सकती थी। थोड़ा सब्र करो कोको, जैसे ही सब कुछ खत्म होगा मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा कैंडी दूंगी, एराबेल ने अपनी नन्ही दोस्त को दिलासा देते हुए कहा। मिठाई के बारे में सुनते ही कोको की आंखें चमक उठी और उसने अपना छोटा पंजा आगे बढ़ाकर दिखाया कि वो ठीक है। अपना सिर हिलाते हुए लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ एराबेल अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। अस्त्रिक जैसे ही ईदान सिस्टम ने एक नए कार्य की घोषणा की, सिस्टम के अन्य होस्ट्स को भी अपने सिस्टम से बाहरी लोगों के अस्तित्व का पता चल गया। ऐसा लग रहा था मानो आसपास के सभी सिस्टम किसी रहस्यमयी कनेक्शन से जुड़े हुए हों। हालांकि ईदान और एराबेल के विपरीत उनके सिस्टम ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें जीवित रहने और भागने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन अपने सिस्टम से सूचनाएं प्राप्त करने के बाद भी वे अपने चारों ओर फैली अजीब ऊर्जा के कारण सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ सके। शीघ्र ही अल्प वस्त्रों वाली तथा शरीर पर शिलालेखों वाली सुंदर स्त्रियां क्रमांक 4 और 5 की ओर प्रकट हुईं, और इन दोनों स्त्रियों की दृष्टि जागृत लोगों पर टिकी हुई थी। निको और उसके साथियों ने उस महिला की शक्ल देखकर गहरी सांस ली और अपने चारों युवकों को गौर से देखा, मानो अपने प्रतिद्वंदी का समीक्षण कर रहे हों। उस समय वो अपने समूह की 2 लड़कियों पर ध्यान नहीं दे रही थी। 5वीं तरफ से प्रकट हुई तीसरी स्त्री ने भी अपना ध्यान जागृत पुरुषों पर केंद्रित किया और लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया।
हालांकि जब उसने देखा कि पुरुष तो सिर्फ रजत श्रेणी के प्राणी थे तो उसे निराशा हुई और यहाँ तक कि गुस्सा भी आया। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा जिन्हें ज्यादा आकर्षक लक्ष्य मिल गए थे। दूसरी तरफ का लड़का, उसने खास तौर से उसका ध्यान खींचा। वो बिल्कुल अलग कंपन और शक्ति बिखेर रहा था जो वहां मौजूद बाकी सबसे अलग थी। इतनी दूरी पर भी उसका शरीर उत्तेजना और उसे पाने की इच्छा से भर गया। ईदान के सामने खड़ी महिला और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे आदमी को पाने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया, वही शक्ति जो मर्दों के मन को प्रभावित कर सकती थी। इसका प्रभाव का क्षेत्र इतना बड़ा था कि ईदान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हमले से बच नहीं सका। ये एक मानसिक हमला था जिसका असर सिर्फ दिमाग पर ही था। धित्किरी, ईदान ने गाली दी जब उसने महसूस किया कि उसका सिर झटके से बज रहा है। पहली बार ये बल उसे हल्का धक्का लगा था तो दूसरी बार उसे लगा जैसे किसी भुंटी वस्तु से सिर पर वार किया गया हो। हालांकि सबको आश्चर्य हुआ जब ईदान गिरा नहीं, वो सिर्फ एक हाथ से अपना सिर पकड़े खड़ा था। वाह, महिला बोली और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम जितनी मजबूत हो तुम्हें उतना ही आकर्षक लगती हूँ। उस औरत ने हाथ हिलाया और उसकी त्वचा पर लिखा हुआ शब्द चमकने लगा और एक अजीब सी तीखी काले भाले का आकार लेने लगा। उसे पकड़कर वो ईदान की ओर दौड़ी। कुत्ते, इन शब्दों के साथ ईदान आगे बढ़ा, तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे न केवल आभा से बल्कि अग्नि तत्व से भी भर दिया। यह देखकर कि उसकी हरकतें धीमी नहीं हुई हैं, महिला रुक गई और उसने फिर से अपना मानसिक हमला शुरू कर दिया। लंबी दूरी के कारण ईदान बच नहीं सका और बल उसके दिमाग में घुस गया, जिससे उसका सिर घूमने लगा। हालांकि इस बार वो रुका नहीं बल्कि अपने पैरों में और ताकत लगा दी। उसकी दृढ़ता से चकित होकर उस स्त्री ने भी अपने भाले में एक अजीब सी काली ऊर्जा भर दी और ईदान के हमले का जवाब झपट लगा कर दिया। दो बिल्कुल अलग ऊर्जाएं आपस में टकराईं और एक विस्फोट हुआ जिससे दोनों पक्ष एक झटके से पीछे हट गए। बमुश्किल अपने पैरों पर खड़े हो पाने वाला ईदान अपने बाएं हाथ से अपने सिर को सहारा देते हुए टक्कर से कांपते हाथों को देख रहा था। उसकी नई तलवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन प्रतिद्वंदी ने जो ताकत दिखाई थी वो उसकी अपनी ताकत से ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बराबर जरूर थी। वाह 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 वाह, महिला खुशी से चिल्लाई, जोर से हंसी और ईदान को और भी ज्यादा कट्टर नजरों से देखा। तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। उन शब्दों ने ईदान को उसके द्वारा किए गए मानसिक हमलों से भी बदतर सिरदर्द दे दिया। उस पल उसका मन मानो खुद से चिल्ला रहा था, मैं किसी का नहीं हूँ, एरेबेल के अलावा मैं किसी का नहीं हूँ। जब ये विचार ईदान के मन में आए तो उसकी नीली दाहिनी आंख गुलाबी बैंगनी रंग से चमकने लगी। दो अन्य महिलाओं ने अपने साथी को उस युवक से लड़ते हुए देखकर और उसके लचीलेपन की प्रशंसा करते हुए एक मानसिक आक्रमण किया जिसने जागृत व्यक्ति को बहुत जोर से मारा। रजत श्रेणी के जागृत व्यक्ति भी इस शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सके और बेहोश हो गए। नीको और उसका साथी भी इस हमले से चौंक गए। एक पल के लिए उनकी आंखें धुंधली हो गई और उनके आसपास की दुनिया अंधेरी हो गई। हालांकि जल्द ही उन्हें होश आ गया, लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत डर लगा कि उनके शरीर ने उनकी आज्ञा मानना बंद कर दिया था। महिलाओं ने पुरुषों को हराने के बाद अपना ध्यान महिलाओं की ओर लगाया। किसी अज्ञात कारण से इन महिलाओं के मानसिक आक्रमणों का महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की ओर से केवल 2 जागृत लड़कियां बची थीं। इन दोनों जोड़ियों में से एक को स्वर्ण और दूसरे को रजत पद प्राप्त था। 5वें पक्ष की महिला, जहां एसोसिएशन की 2 लड़कियां लड़ रही थीं, ने हाथ हिलाकर एक 2धारी काले ग्लेव जैसा हथियार निकाला। उसने तुरंत जागते हुई लड़कियों पर हमला बोल दिया। सावधान! स्वर्ण श्रेणी वाली लड़की ने अपनी रजत श्रेणी वाली साथी को एक तरफ धकेलते हुए कहा। वो बाहरी व्यक्ति से मिलने के लिए दौड़ी। सेलिना! लड़की चिल्लाई। जब उसे धक्का देकर दूर धकेला गया तो गोल्डन रैंक की लड़की सेलिना ने अपनी पूरी ताकत एकाग्र की और बर्फ के तत्व का उपयोग करते हुए अपने प्रतिद्वंदी के पैरों के नीचे बर्फ की कीलें और बर्फ के भाले बनाई, जिन्हें उसने उसकी दिशा में निशाना बनाया। सब कुछ पल भर में हो गया। अगर सेना देख रही होती तो उन्हें सेलिना की हरकतों का पता भी नहीं चलता। हाथ में ग्लेव लिए महिला ने जब लड़की को उसका विरोध करते हुए देखा तो वो केवल मुस्कुराई। जब उसके पैरों के नीचे कीलें दिखाई देने लगी थीं और भाले सीधे उसकी ओर उड़ रहे थे तो महिला ने अपने शरीर से एक शक्तिशाली झटका छोड़ा, जिसने तुरंत बर्फ की कीलों और भालों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। सेलिना अपनी प्रतिद्वंदी के अप्रत्याशित हरकत से अचंभित रह गईं। वो थोड़ी हिचकिचाईं, जिससे उनके प्रतिद्वंदी ने दूरी कम कर ली। होश में आने के बाद सेलिना ने उसे रोकने के लिए तलवारबाजी का उपयोग करने की कोशिश की,
लेकिन दुर्भाग्य से वो महिला उससे तेज थी। उसने आसानी से वार को चकमा दिया और एक तेज झटके से सेलिना का हाथ, जिसमें उसने तलवार पकड़ी हुई थी, काट दिया। सेलिना को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। जब उसका दिमाग अभी समझ ही रहा था कि क्या हुआ है, तभी उसके पेट में जोरदार झटका लगा और वो एक तरफ गिर पड़ी। सेलिना! रजत रैंक वाली लड़की चिल्लाई और उस औरत की ओर दौड़ी, जानते हुए भी कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन औरत ने बस हाथ हिलाया और बड़ी तेजी से छोटा हुआ ग्लेव लड़की के पेट में जा लगा। वो औरत धीरे धीरे सेलिना के पास पहुंची, जो दर्द से तड़प रही थी और अपना कटा हुआ हाथ पकड़े हुए थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसका ग्लेव पकड़ लिया, जो उसके पास वापस आ गया। एक ही झटके में उस औरत ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे सेलिना का पेट छिद गया। आह! आह! सेलिना चिल्लाई। वो असहनीय दर्द सहन नहीं कर सकी। लड़की की चीख सुनकर उसके सामने खड़ी औरत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहें फैला दी और उस पल का आनंद लेते हुए जितना हो सके उतनी सांस अंदर ली और फिर बाहर छोड़ दी। सेलिना की तकलीफ देखकर वो हंस पड़ी, लेकिन फिर पास ही चल रही लड़ाई को याद करके वो जल्दी से वहां पहुंची और सेलिना के पेट से ग्लेव निकालकर अपने विरोधियों से सफलतापूर्वक निपट लिया। सेलिना असहनीय दर्द में थी, जिसे वो मुश्किल से सहन कर पा रही थी। हालांकि जब उसने अपने घावों को देखा तो वो बुरी तरह डर गई और हताश हो गई। उन पर काले धब्बे उभरने लगे थे, जो पूरे शरीर में संक्रमण की तरह फैल रहे थे। बिल्कुल नहीं, 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 वो चिल्लाई और इस विपत्ति का प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अचानक उसने देखा कि उसकी सहकर्मी, जो गंभीर रूप से घायल थी, काले धब्बों से ढकी हुई थी, लेकिन उनके फैलने की गति तेज थी और असहनीय दर्द से चीखती हुई लड़की जल्द ही बेहोश हो गई। ये देखकर सेलिना निराश हो गई और वो भी शीघ्र ही बेहोश हो गई। तब तक बीच में भी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। निको के ग्रुप की दोनों लड़कियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। सेलिना की टीम की तरह सिल्वर रैंक वाली लड़की को भी सबसे गंभीर चोटें आईं। उसके छाती पर गहरा घाव और दाहिना हाथ कट गया। जहां तक स्वर्ण विजेता लड़की का सवाल है, तो महिला के दोनों पैरों और बाएं हाथ की हड्डियां टूट गई थीं और सभी फ्रैक्चर खुले थे। अपनी हरकतों के बाद महिला ने अपनी बाहें फैला दीं, मानो वो लड़कियों और दो लड़कों की चीखों का आनंद ले रही हो, जो केवल अपने साथियों को इतनी बुरी तरह घायल होते देख रहे थे। जब उसने अपने सहकर्मी को तीसरे नंबर की ओर भागते देखा, तो महिला उसके पीछे दौड़ी, मानो उसे डर हो कि वो उसकी कोई चीज चुरा लेगी। तब तक ईदान का सिर लगातार मानसिक आक्रमणों से चकरा रहा था। उसकी दाहिनी आंख का रंग पूरी तरह गुलाबी बैंगनी हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। लेकिन न जाने क्यों उसी समय उसे अजीब सी संतुष्टि का एहसास हो रहा था। यही वजह थी कि ईदान को अपनी पूरी ताकत लगाने की कोई जल्दी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में, जब उसे लड़ाई को तेजी से खत्म करने और एरेबेल की सहायता करने की आवश्यकता थी, उसके अंदर विरोधाभासों का एक तूफान आया, जिसने उसके विचारों और प्राथमिकताओं को भ्रमित कर दिया। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, ईदान ने खुलेआम गाली दी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। एक तरफ वो सब कुछ जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, तो दूसरी तरफ वो चाहता था कि ये पल ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चले। स्थिति अत्यंत कठिन थी और ये तब बदतर हो गई जब दो और महिलाएं युद्ध में शामिल हो गईं। धिक्कार है, ईदान चिल्लाया, जब एक साथ 3 मानसिक आक्रमण उस पर पड़े। इस बार उसका दिमाग इतना ज्यादा भर गया कि एक पल के लिए वो बेहोश हो गया। धिक्कार है ईदान पर, वो होश में आते हुए चिल्लाया। उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। अरे बेवकूफ, उसने खुद को पागलों की तरह संबोधित करते हुए कहा। बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। सिस्टम, एरेबेल कहाँ है? क्या वो अभी तक लड़ाई में शामिल हो गई है? ईदान ने हाँफते हुए कहा। नहीं मेजबान, वो अभी भी रास्ते में है। अच्छा, ईदान चिल्लाया और उसकी नीली आंख लाल हो गई और फिर उसकी दाहिनी आंख गुलाबी बैंगनी हो गई। उसके सुनहरे बाल ज्वाला की चिंगारी से लाल हो गए और फिर उसके बाल का एक हिस्सा पागलपन की ऊर्जा की छाया में बदल गया। ठीक उसी समय जब वो अग्नि के अल्फा के एक पागल वर्जन में परिवर्तित हो गया, ईदान में अपने सिस्टम की अनूठी क्षमता, विशेषताओं के आदान प्रदान को सक्रिय कर दिया। जैसे ही एरेबेल ने अपने आंकड़े इस्तेमाल करने पर सहमति जताई, उसके पहले से ही ऊंचे आंकड़े आसमान छूने लगे। अच्छा तो कुत्ती, क्या हम डांस करें? ईदान ने एक पागल मुस्कान के साथ कहा, और तीनों महिलाएं उसके व्यवहार से प्रेरित होकर उस पर टूट पड़ीं और अपने मानसिक आक्रमणों की सारी शक्ति उस पर छोड़ दी।
निको के समूहों की स्थिति शोचनीय थी। निको करहा उठा। उस औरत के जाते ही बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात मानने में मुश्किल महसूस कर रहा था। उसके उलट उसके 3 पुरुष साथी, जो मानसिक आघात से पीड़ित थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। दोनों लड़कियों की हालत बेहद गंभीर थी। निको की लाख कोशिशों के बावजूद वो उनकी मदद नहीं कर सका। उनके दुख को कम करने के लिए उसके पास न तो अनुभव था और न ही संसाधन। वे सभी एक साधारण प्रणाली के मेजबान थे और उनमें से किसी के पास दुर्लभ प्रणालियों की विशिष्ट क्षमताएं नहीं थीं जो लड़कियों के दर्द को कम कर सकती थी। निको और उसके साथियों ने देखा कि रजत श्रेणी वाली लड़की सबसे ज्यादा तकलीफ में थी। उसके जख्म अजीब से काले धब्बों से ढकने लगे थे, जो उसके पूरे शरीर में संक्रमण की तरह फैल रहे थे। दर्द सहन न कर पाने के कारण वो बेहोश हो गई। दूसरी लड़की की बात करें तो हालांकि उसे भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसके जख्म पहली लड़की की तरह काले अक्षरों के बने हथियारों से नहीं, बल्कि वार से लगे थे। इसी वजह से उसके शरीर पर कोई काला धब्बा नहीं था। निको ने बड़ी मुश्किल से बैठते हुए अपने साथियों की तरफ देखा और ये महसूस करते हुए कि अपनी मौजूदा हालत में वो हालात को बदल नहीं सकता, उसने हार मान ली हो मानो आप भरी हो। लेकिन तभी तीसरे मैदान से आ रही लड़ाई की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। गोल्ड रैंक वाला प्राणी होने के नाते निको दूरी के बावजूद भी पूरी तरह से देख सकता था कि क्या हो रहा है। उसके सिस्टम द्वारा बताए गए बाकी 2 बाहरी लोग अभी अभी उस अकेले व्यक्ति से लड़े थे, जो उसके और बाकियों के विपरीत मानसिक हमलों का सामना करने में सक्षम था। निको ने प्रार्थना थी कि ये आदमी खड़ा हो और जीत जाए, क्योंकि वो समझता था कि अन्यथा उनका जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। धिक्कार है ईदान पर, वो आदमी चिल्लाया। जब 2 और अजनबी औरतें लड़ाई में शामिल हो गईं, उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी और निको जो देख रहा था उसने उसे साफ सुना। अरे मूर्ख, वो आदमी चिल्लाता रहा, बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। निको को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे शब्द कहकर किसे संबोधित कर रहा है। इसके बाद हुए परिवर्तनों ने निको को अंदर तक झंझोड़ दिया। अब तक उसने इस आदमी को दूर से ही आभा का इस्तेमाल करके तलवारबाजी करते देखा था, लेकिन अब उसने आभा को अग्नि तत्व के साथ मिला दिया था। तो वो एक दुर्लभ प्रणाली का मेजबान है, निको ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, लेकिन फिर इस भावना की जगह आशा ने ले ली। दुर्लभ प्रणालियों के मेजबान उसके जैसे नियमित प्रणालियों के मेजबानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे निको की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उस आदमी के सुनहरे बाल आग जैसे लाल हो गए और इतनी दूरी से भी निको उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें नाचती हुई देख सकता था और उस आदमी के चारों ओर की हवा गर्म होने लगी थी। ये निको समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये आदमी कौन है? क्या ये सचमुच सिस्टम का होस्ट है? मेरे ख्याल से ये भी कोई बाहरी व्यक्ति है। निको के मन में ऐसे विचार कौंध रहे थे जब वो घट रही घटनाओं को देख रहा था। अचानक उसके सिस्टम से एक सूचना उसके सामने प्रकट हुई। होस्ट, ये है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही निको का सिस्टम काम करना बंद कर दिया। ये देखकर निको भी स्तब्ध रह गया। ये पहली बार था जब उसके लगभग भावहीन और हमेशा नीरस सिस्टम में भावनाओं जैसा कुछ दिखा। सारा डेटा ओवरलोड हो गया है, सिस्टम रीबूट हो रहा है। एक नया नोटिफिकेशन सामने आया और वो उसे देखता रह गया, स्तब्ध। फिर उसने अपनी नज़र युद्ध के मैदान की ओर घुमाई, जो मानो एक नए स्तर पर पहुंच गया था। अच्छा बेटी, क्या हम नाचे? ईदान ने पागल मुस्कान के साथ कहा और तीनों महिलाएं उसके व्यवहार से प्रेरित होकर उस पर टूट पड़ी और अपने मानसिक हमलों की सारी शक्ति उस पर छोड़ दी। इस बार ईदान आग के अल्फा का रूप धारण करके अनजाने में पागलपन की ऊर्जा से बढ़ा हुआ आक्रमण करने के लिए तैयार था। वो समझ गया था कि इन मानसिक हमलों की व्यापक रेंज के कारण वो बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने उनका सीधा सामना करने का फैसला किया। उसके दिमाग पर एक साथ 3 जोरदार मानसिक आघात हुए। पिछली बार के विपरीत उसके वंश और पागलपन की ऊर्जा की बदौलत कुछ हद तक नुकसान बराबर हो गया और ईदान को बस सरदर्द बढ़ गया। उसका सिर जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। ईदान को पहले से भी बुरा महसूस हुआ जब उनकी भावनाएं उनके पहले आरोहण परीक्षण के दौरान बेकाबू हो गई थी। उस समय उनके अल्फा फायर वंश ने उनकी भावनाओं को बहुत प्रभावित किया था, जिससे वे चिड़चिड़े हो गए थे। अभी ये अनंत मानसिक हमले उसके मन को कमजोर कर रहे थे, जिसके बारे में सिस्टम का दावा था कि उसे दूसरे आरोहण परीक्षण के दौरान शांत कर दिया गया था।
इसी सिर्फ वजह से ईदान इस युद्ध भूमि के बाकी लोगों की तरह तुरंत नहीं गिरा, लेकिन उसका कमजोर मन पागलपन की ऊर्जा से बुरी तरह से प्रभावित होने लगा। ये देखकर कि उनके हमले से न केवल उचित दबाव पड़ रहा था, बल्कि युवक क्रोधित भी हो गया, तो तीनों महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी और उसकी दृढ़ता की अधिक से अधिक प्रशंसा करते हुए नए आक्रमण शुरू कर दिए। उनमें से एक, जिससे ईदान शुरू से ही लड़ रहा था, ने अपनी पूरी ताकत से उस पर भाला फेंका। दूसरी, जिसने सेलेना को हराया था, उसने अपना ग्लेव फेंका और तीसरी महिला हालबर्ट जैसा एक हथियार लिए सीधे ईदान पर टूट पड़ी। ईदान ने आक्रमण देखकर आसानी से भाले को चकमा दे दिया। फिर अपनी तलवार में तीनों प्रकार की ऊर्जा भरकर उसने ग्लेव पर वार किया, जिससे वो एक तरफ हट गया। बिना एक पल भी गंवाए उसने 3 अलग अलग ऊर्जाओं से बुनी एक तीक्ष्ण आंख वाली तलवार उस महिला की ओर मोड़ दी, जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी और अपने सिर के ऊपर काली ऊर्जा से भरी एक परशु उठाए हुए थी। ईदान का आक्रमण देखकर वो महिला खिलखिलाकर मुस्कुराई। उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। अपनी ताकत पर पूरा भरोसा करते हुए उसने ईदान के आक्रमण का सीधा सामना किया। उसने उड़ते हुए आग पर पूरी ताकत से परशु से प्रहार किया। जब उसका हथियार ईदान के आक्रमण से टकराया तो वो बस एक पल के लिए ही वार झेल पाया और फिर गायब हो गया। महिला आश्चर्य से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बच निकली और तीर ने उसके दाहिने हाथ को चीर दिया, जिससे उसके कंधे का एक बड़ा हिस्सा फट गया। ये देखकर कि उनका साथी घायल हो गया है, तो अन्य दोनों ने ईदान के आक्रमण का विरोध नहीं किया और बच निकलने का रास्ता चुना। छी! ईदान ने नाराजगी में अपनी जीभ चटकाई। उसे एहसास हुआ कि हालांकि वो मारा, लेकिन वो इनमें से किसी भी महिला को मारने में सक्षम नहीं था। अचानक उसकी सहज प्रवृत्ति ने खतरे का आभास दिया और वो तुरंत बच निकला। जहां वो खड़ा था वहां पहले एक भाला तेज गति से आया और फिर एक तलवार, जिसे उसने हाल ही में विक्षेपित किया था। अपने लक्ष्य में असफल होने पर भाला और ग्लेव अपने स्वामियों के पास लौट गए। तीसरी महिला ईदान और उसके साथियों को भयंकर क्रोध से घूर रही थी और उसके घाव से काला रक्त बह रहा था। मर जाओ। महिलाओं के आगे बढ़ने का इंतजार किए बिना ईदान ने आगे बढ़कर अगला मुक्का घायल महिला पर मारा। अन्य 2 महिलाओं ने उज्ज्वल क्रोधित मुस्कान के साथ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। एक ने मानसिक हमला किया और दूसरी ने अपना भाला फेंका। धिक्कार है, दोबारा नहीं। मानसिक हमले से आहत ईदान की गति धीमी हो गई और वो केवल 2 हमले ही कर पाया। दोनों ही हमले घायल महिला पर लक्षित थे। मानसिक हमले के तुरंत बाद एक भाला उस पर टूट पड़ा और ईदान को अपनी 3 प्रकार की ऊर्जा से भरपूर तलवार निकालने का भी समय नहीं मिला। प्रहार के बल से वो पीछे की ओर उड़ गया, जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ गई। रर्रर्र! घायल महिला ने अमानवीय स्वर में गुर्राहट की, ये समझते हुए कि दोनों हमले उसी पर लक्षित थे। ये जानते हुए कि इस आदमी की ताकत से खेलना ही बेहतर है, उसने चकमा देकर पीछे हटने का फैसला किया। दूसरी ओर शेष बची 2 महिलाएं ईदान की ओर तेजी से आगे बढ़ीं। धिक्कार है। ईदान ने गालियां देना जारी रखा, ये देखकर कि उसका हमला फिर से चूक गया था और दोनों महिलाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। एक और मानसिक आक्रमण ने उस पर जोरदार प्रहार किया, उसके विचारों को कुचल दिया। हर नए आक्रमण के साथ ईदान और भी अधीर होता गया। वाह! उलझन में ईदान ने आने वाले भाले से बाल बाल बचकर उसे बड़ी मुश्किल से चकमा दिया। औरतों ने देखा कि उनकी तरकीबें उस आदमी के खिलाफ कारगर साबित हो रही हैं, तो वे भी इसे ज्यादा इस्तेमाल करने लगी। एक औरत उस पर मानसिक हमला करती तो दूसरी दूर से हथियार से, ये दोनों तरीके बारी बारी से इस्तेमाल करती। ईदान को लगा कि उसके विचार धुंधले पड़ने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ और मानसिक दौरे पड़ने पर शायद वो बेहोश हो जाएगा। उसका मन अजेय नहीं था। हर नए आक्रमण के साथ ईदान की रक्षा कमजोर होती जा रही थी। कमजोरी? वो बुदबुदाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर ईदान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने सोचा। अब जबकि ईदान को एहसास हुआ कि वो कमजोर हो रहा है, तभी उसे पहचान की आंख के इस्तेमाल से मिली जानकारी याद आई। पहले तो किसी वजह से उसने इस जानकारी को नज़रअंदाज कर दिया और फिर मानसिक आघातों के चलते वो इन जीवों की कमजोरी की जानकारी को पूरी तरह भूल गया। यादृच्छिक जानकारी, तेज रोशनी के प्रति कमजोरी। प्रकाश हो जाए, ईदान ने कहा, बिना किसी और हमले का इंतजार किए। उसने अपना दूसरा कम शक्तिशाली तत्व इस्तेमाल किया और फ्लैश मंत्र, एक प्रकाश मंत्र, दोनों महिलाओं की ओर फेंका।
प्रकाश का एक छोटा सा गोला थोड़ी दूर तक उड़ा, जो अपनी ओर दौड़ रही महिलाओं को नहीं दिखा सका और फट गया, जिससे सब कुछ एक तेज चमक से प्रकाशित हो गया। मुझे प्रकाश के तत्व को समझने में अधिक समय लगाने की आवश्यकता है, मुझे इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ईदान ने सोचा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए। औरतें अचानक चौंककर रुक गई और चीखने लगीं। तेज रोशनी ने तीनों को अंधा कर दिया, परंतु सबसे ज्यादा तकलीफ उन दो औरतों को हुई जो रोशनी के स्रोत के सबसे करीब थीं। उनके शरीर पर लिखा काला अक्षर प्रकाश के प्रभाव में धुंधला होकर गायब होने लगा और उसके साथ ही चिकनी और सुंदर स्त्री त्वचा भी फटकर सड़ने लगी। तेज रोशनी से दर्द की पहली महिला चीख की जगह एक कर्कश गुर्राहट ने ले ली। ईदान, जो इस मंत्र का प्रयोग कर रहा था और जिसका इस तत्व से लगाव था, अंधा नहीं था और सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उसने जल्दी से उन दोनों महिलाओं से दूरी कम कर ली, जो अब सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत मानव जैसी दिखने लगी थीं। उनकी कमजोरी और आश्चर्य का फायदा उठाते हुए ईदान ने 3 प्रकार की ऊर्जा से भरी तलवारों की बौछार कर दी। उसने मिले हुए थोड़े से समय में जितने हमले कर सकते थे उतने किए और उनका अभी और यहीं अंत करने का लक्ष्य रखा। कुछ ही सेकंड में असमंजस में पड़े रक्षाहीन प्राणी ईदान के उग्र और निर्दयी हमलों से टुकड़े टुकड़े हो गए। ईदान के शस्त्रागार में सबसे सरल मंत्र, जिसे वो लगभग भूल चुका था और लिम्बो के अपने समय के दौरान केवल कुछ ही बार इस्तेमाल किया था, युद्ध में निर्णायक बनकर उसे जीतने में मदद की। इस घटना ने ईदान को याद दिलाया कि उसे न केवल अपनी अग्नि और तलवारबाजी की कला बल्कि अपनी अन्य प्रतिभाओं को भी विकसित करना होगा। कोई नहीं जानता कब और कहाँ जिन कौशलों को वह अनावश्यक समझता था, उनमें से कोई उसकी जान बचा ले, जैसा कि अब हुआ। तीसरी महिला, हालांकि वो कुछ दूरी पर थी, पर उसे भी तेज रोशनी का असर महसूस हुआ। उसके शरीर पर लिखावट फीकी पड़ गई, उसकी खूबसूरत त्वचा पर दरारें पड़ गईं, जख्मों से काला खून बहता रहा। जब उसने अन्य 2 महिलाओं की मृत्यु देखी तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ी और भाग गई और साथ ही जंगल की दिशा में दूसरों के लिए अदृश्य संकेत भेज दिया। जब ईदान ने तीसरे बाहरी को भागते देखा तो वो गुस्से और झुंझलाहट से भर गया। वो किसी को भी इस जगह से जिंदा नहीं जाने देगा। गुस्से में आकर उसने अनजाने में ही दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी आत्मक शक्ति का इस्तेमाल किया। आमतौर पर प्राणियों की आत्मक शक्ति दूसरे प्राणियों को दिखाई नहीं देती, पर अब ये चमक रही थी और युद्ध देखने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इस शक्ति का रंग चमकीला गुलाबी बैंगनी था। गुलाबी बैंगनी रंग का एक बड़ा थक्का तेजी से भागती हुई महिला की ओर बढ़ा। उड़ते हुए उसने एक बड़े हाथ का रूप ले लिया और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। महिला हैरान थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हाथ ने उसे जोर से भींच लिया और उसे लहूलुहान कर दिया। ईदान डर के मारे स्तब्ध रह गया जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। थक्का अपने शिकार को मारने के बाद वो गायब हो गया और ईदान को तुरंत अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, जो इन जीवों के मानसिक आक्रमणों से भी तेज था। वो बेहोश होने के कगार पर था। उसकी नाक से लगातार खून टपक रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अभी क्या हुआ? ईदान ने पूछा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये आत्मक शक्ति थी? वो बार बार पूछता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसने आखिर किया क्या था। गुस्से की ज्वाला में उसे ठीक से समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, पर उसे लगा कि इस हमले का कारण आत्मक शक्ति थी। और पागलपन की ऊर्जा? उसने पूछा। उसे याद आया कि उसका रंग क्या था। आत्मक शक्ति और पागलपन की ऊर्जा का मिलन। उसने निष्कर्ष निकाला, उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी इन शक्तियों को एक साथ प्रयोग करने की कोशिश नहीं की थी, नहीं ऐसे पागल पर भरे विचारों के बारे में सोचा था। फिर वो कांपने लगा। जिस तरह से उसने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया, मानो उसने पहले कई बार ऐसा किया हो। और उसके मन में केवल एक ही विचार आया, धिक्कार है। स्वर्गारोहण परीक्षण पर उसने कसम खाई। स्तब्ध। निको दूर से युद्ध को घटित होते देख रहा था। ये सब एक पल में हुआ। जो युद्ध उस आदमी के खिलाफ लग रहा था वो अचानक बदल गया और कुछ ही देर में वो विजयी हो गया। हालांकि निको को सबसे अधिक आघात उस आखिरी हमले से लगा जिसमें तीसरी महिला की मौत हो गई। ये क्या बकवास थी, उसने खुद से पूछा। जो कुछ हो रहा था उससे अपनी नजरें हटाए बिना सिस्टम को रीबूट कर दिया गया है। अचानक उसके विचारों में उसके अपने सिस्टम से आई एक अधिसूचना ने बाधा उत्पन्न की, जिसने हाल ही में उसके अनुरोधों पर जवाब देना बंद कर दिया था। होस्ट, ये महाकाव्य। और फिर बिना बात पूरी किए ही निको का सिस्टम रीबूट हो गया, जिससे वो